शुरू करते हैं जी। मैं हैंड आउट नहीं है खैर से आप लोगों के पास, ये कल से अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कैश बुक या बैंक अकाउंट। आप जिनके पास नहीं है वो ये गलती सही नहीं कर पाएंगे। गलती से ना यहाँ पे 1 जनवरी 12 पे जो ब्रॉड डाउन बैलेंस था वो 300 लिखा गया है, उसको 200 कर लें। जिनके पास हैंड आउट है उनको नज़र आ रहा होगा कि क्रेडिटर 2 चेक्स इशू किए हैं 60 और 90 के, तो 200 में से 150 माइनस होके 50 बचता है। वो गलती से 300 लिखा गया था, बाकी सब सही है। ओपनिंग चेंज कर लीजिएगा, घर जाके 200 कर लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल 27/1/12 को हमने एक चेक इशू किया क्रेडिटर एम को 60 रुपये का। ये टाइम बचाने के लिए ना मैंने हैंड आउट पे लिख के दिए थे, टाइम मेरा उतना ही लगवा दिया आपने, पिछली क्लास में भी इसने भी। क्रेडिटर एक्स को हमने एक चेक इशू किया और 31 जनवरी 12 पर ये जनवरी 12 की कैश बुक है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। इस पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 50, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट, ये होमवर्क को बचाने की कोशिश करूंगा मैं। जी, बैंक स्टेटमेंट बन रही है और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का कॉलम मैं बना देता हूं। बीआरएस याद है कुछ? कितने बच्चों का इंट्रो पास हो गया? हाथ खड़ा करें। इनको तो बीआरएस याद है। कितने बच्चों का नहीं पास हुआ? इनको बीआरएस याद करवाने लगा हूं। ओके, बैंक स्टेटमेंट जनवरी 12 की ही है ये भी। अच्छा, मुझे ये बता दें प्लीज, बातें नहीं करें यार, बातें नहीं करें। जो बातें करता हुआ पाया गया वो बाहर, अपने आप को बाहर पाएगा थोड़ी देर में। तुम कल क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए कल? ओके, सुने, बैलेंस जो यहां पे बना वही बना देता हूं। क्रेडिट बाद में, क्रेडिट का कॉलम और डेबिट का कॉलम। अगर आपको इंट्रो कुछ याद हो तो आपको ये पता है हमारा डेबिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट होता है, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो एसेट है वो हमारा पैसा जो बैंक के पास पड़ा है वो बैंक के ऊपर क्या होता है? लायबिलिटी, ठीक है। तो 200 क्रेडिट, हमारा 200 डेबिट बैलेंस नजर आ रहा था। फिर हमने 27 जनवरी को एक चेक इशू किया। ये तो था ना 1 जनवरी 12 पर ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। हमने एक चेक इशू किया क्रेडिटर मिस्टर एक्स को 27 तारीख को। आपको पता है क्लियरिंग में 2 से 3 दिन लग जाया करते हैं। तो 27 वाले भाई साहब ने जाके अपने बैंक में चेक जमा कराया होगा, उसके बैंक ने हमारे बैंक में चेक भेजा होगा और क्लियरेंस होते होते 29 हो गई। और 29 जनवरी को बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिटर एम का चेक नजर आया। क्रेडिट किया हमने, बैंक में क्या नजर आएगा? क्रेडिट किया हमने, बैंक में क्या नजर आएगा? 200 क्रेडिट में से 60 जब माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 140 का क्रेडिट, ठीक है। ऐसे ही हमने 30/1 को हमने एक चेक इशू किया क्रेडिटर एक्स को। मिस्टर एक्स इधर आए, ये लें चेक। और हमने 30 को, जिस दिन ये चेक इशू किया, हमारा अकाउंटेंट लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि राइट हैंड से हमने चेक पकड़ाना है ना, सुन्नत है। उसने यूं करके एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, और ये करते करते उसने चेक मिस्टर एक्स को पकड़ा दिया। अगर डेट चेक की यही है, पोस्ट डेटेड नहीं है, तो जिस दिन हमने चेक पकड़ाना है क्रेडिटर को, हमने तो एंट्री पास कर देनी है, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है।
अगर चेक पोस्ट डेटेड नहीं है। अब ये नहीं करना कि वो बैंक में जाएगा, पैसे निकलवाएगा, हम रोज बैंक को फोन करेंगे, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, या उसको जाके पूछ रहे हैं भाई साहब तुम गए या नहीं गए, गए नहीं। हमने चेक आज 6 महीने जिंदगी है इस चेक की। ये जो 30/1 को हमने चेक इशू किया है, ये 30/7 तक वैलिड है। तो 30/7 तक हम रोज फोन कर करके नहीं पूछेंगे कि भाईजान आया या नहीं आया पैसे निकलवाने। हमने जिस दिन चेक उसके हाथ में पकड़ाया, हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब वो भाई साहब गए होंगे 30 को या 31 को अपने बैंक में चेक जमा करवाया होगा, वो जाके कहीं जनवरी में क्लियर होगा, प्रेजेंट होगा, तो बैंक स्टेटमेंट में ये नजर नहीं आया। और 31 जनवरी 12 पर बैंक स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो नजर आ रहा था, यूं कर लेते हैं, लाइन लगा देते हैं, कितना 100। ठीक है जी, ये सिचुएशन है आपके सामने। अब अगर हैंड आउट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, सवाल हैंड आउट के अंदर ये लिखा, बस ध्यान ये करना घर जाके 300 को 200 कर लेना, बाकी सब ऐसे ही है। 200 में से 150 निकलेगा तो 50 बनेगा ना, वो गलती से 300 लिखा रह गया था। ठीक है, ये जिनका था वापस करने। ओके, ये है आपके सामने वो सवाल जो मैंने बीआरएस की रिवीजन के लिए रखा था आपके हैंडआउट पे। प्लीज कल से हैंडआउट सबके पास होना चाहिए, कोई और जरूरत ऐसी पड़ती रहेगी। ओके, अब मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है, ये 200 तो बराबर ही था। हमने एक 60 रुपए का चेक इशू किया, क्रेडिटेड बाय अस, एंड वो आया, उसने प्रेजेंट किया, डेबिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय, प्रेजेंटेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। प्रेजेंटेड वो भाई साहब लेके आए, उन्होंने चेक यूं करके दिखाया, ये देखें हमें चेक लिख के दिया इन्होंने, जिनका ये अकाउंट है लाइन निकालेंगे, पैसे हमें दे दें। बैंक ने कहा ये पकड़ो 60 रुपए। क्रेडिटेड बाय अस, क्रेडिटेड बाय अस, सॉरी पहले इसी की बात कर लें दोबारा। क्रेडिटेड बाय अस, प्रेजेंटेड, डेबिटेड बाय बैंक। प्रेजेंट किया उसने तो डेबिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय अस, डेबिटेड बाय बैंक। प्रेजेंटेड चेक, प्रेजेंटेड हुआ, प्रेजेंट हुआ तो पेमेंट हो गई। फिर हमने एक्स को जो चेक लिख के दिया था 30 को, क्रेडिट बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय, वो आया ही नहीं। वो आया नहीं तो हमें प्रेजेंट, बैंक, हमारे बैंक को उसने चेक प्रेजेंट नहीं किया, बैंक ने पेमेंट भी नहीं की। तो ये 60 रुपए का चेक क्या कहलाता है जी? अनप्रेजेंटेड चेक। तो कुछ बातें क्या 90 सही मुंशियो, जो रिवीजन वाली बातें हैं उनमें सबसे पहली बात आज क्या देखेंगे हम, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है। तो अब यहां से आपने वो पॉइंट्स बनाने शुरू कर देने। रिवीजन ऑफ बीआरएस की हेडिंग आप दे चुके होंगे, मुझे पता है। तो पहला पॉइंट लिखें, ये सवाल आपके पास हैंडआउट में, ये सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपके हैंडआउट पे मौजूद है, ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, इससे कुछ चीजें समझाने लगा हूं। हम टिकिंग किया करते थे, याद हो तो, हमने किया टिक ऐसे ऐसे। ठीक है, एक चीज रह गई जी, लिखें अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं जी? चेक्स, बैठना नहीं है, होमवर्क करना था ना। चेक्स क्रेडिटेड बाय अस, चेक्स क्रेडिटेड बाय अस, नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। भाई कल तक ये होमवर्क पूरा हो जाएगा? आज पूछ लोगे बच्चों से कौन सा होमवर्क था, बोलो, जल्दी से बैठ जाओ। तो बैठने वाले बच्चे ये ना सोचें कि हमें क्या फायदा हुआ, उनको पास होने का फायदा होगा इंशाल्लाह। 2.5 महीने बाद छुट्टियां हो जाएंगी, 1 महीना खुद पढ़ेंगे, 3.5 महीने बाद पेपर देंगे, 5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तब पास होंगे, उनको ये फायदा होगा। बाकियों की कोशिश चल रही है कि उनको भी ये फायदा हो जाए, आप उस फायदे में पहुंचे हुए हैं इंशाल्लाह। जल्दी बैठो, जल्दी, टाइम नहीं है। जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? चेक्स क्रेडिटेड बाय अस, नॉट येट डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा। मेरा अगला सवाल, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कौन बनाता है? बैंक हमें आके हैं सॉरी
इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कौन बनाता है? बैंक हमें बना के देता है या हम खुद बनाते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स है ना। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बकौल आपके। बनाते भी हम ही हैं, बकौल आपके है भी ऐसे ही। बैंक अकाउंट या कैश बुक, ये किसका डॉक्यूमेंट है? बैंक का। कान के नीचे देना है मैंने आपके। कैश बुक, बैंक अकाउंट, ये हम बनाते हैं। बैंक का लेजर इंट्रो में पढ़ा होगा आपने। अब मैं सारी इंट्रो कैसे रिवाइज कराऊं हफ्ता लगा के? बीआरएस इतना तो याद रखें, कैश बुक या बैंक अकाउंट क्या है? बैंक का लेजर जो हम मेंटेन करते हैं। बैंक अकाउंट या कैश बुक क्या है? अब लिखना चाहें तो लिख लें, मैं तो इतनी दफा ही बोलूंगा जो 2-3 दफा बोल रहा हूं, ठीक है? कैश बुक या बैंक अकाउंट क्या है? लेजर ऑफ बैंक मेंटेन्ड बाय बिजनेस। लेजर ऑफ बैंक मेंटेन्ड बाय बिजनेस, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है? किसका? यानी ये लेजर ऑफ कस्टमर है, मेंटेन्ड बाय बैंक। ये बैंक बना रहा होता है, ठीक है? ये लेजर ऑफ कस्टमर है, मेंटेन्ड बाय बैंक। तो हम क्या बना रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। हम क्या बना रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। हम तो कैश बुक बना रहे होते हैं, यानी बैंक अकाउंट, ठीक है? तो मेरा सवाल असल में ये था, सवाल तो ये नहीं था, सवाल ये था जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें करंट एसेट्स में बैंक आता है? बोलो, बैंक आता है? क्या वो बैंक अकाउंट होगा या वो बैंक स्टेटमेंट होगी? बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट जाएगा कैश बुक में, या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जाएगा बैलेंस शीट में? किसी बच्चे के ज़हन में हो बैंक अकाउंट जाएगा? सवाल नहीं सुना। किसी बच्चे के ज़हन में हो बैंक अकाउंट, कैश बुक जाएगा बैलेंस शीट में? किसी बच्चे के ज़हन में हो कैश बुक जाएगा बैलेंस शीट में? किसी बच्चे के ज़हन में हो बैंक स्टेटमेंट जाएगा बैलेंस शीट में? दोनों बातें मैंने की, समझ नहीं आ रहा। कैश बुक, मैं बैंक अकाउंट बोलता ही नहीं हूं, चलो ठीक है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। कितने बच्चों का? किसी बच्चे के ज़हन में कहा ना तो सारे परेशान हो गए, शायद ये वाला गलत होगा। दूसरे में भी वही बोला तो फिर भी हाथ नीचे ही है, शायद ये वाला गलत होगा। कितने बच्चों को लगता है कि बैलेंस शीट में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जाएगा? हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें, मैंने गिनने हैं। 1 2 3 4 5, हाथ खड़े रखिएगा, हाथ खड़े रखिएगा। क्यों अब्दुल्ला? हाथ खड़े रखें। क्या एक्चुअल अमाउंट तो वही है ना? नीचे करो हाथ। गलत, सब गलत। कितने बच्चों को लगता है कि बैलेंस शीट में बैलेंस एज पर कैश बुक जाएगा? वो हाथ खड़ा करें। जितने ने हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन है? मेरा सवाल सुन ले। बैलेंस शीट नहीं लिखता मैं, चले हैं, लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरा सवाल है आपसे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस एज पर कैश बुक जाएगा या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जाएगा? कितने बच्चों को लगता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक जाएगा? ये सवाल सुनते नहीं, ऊंचा हाथ खड़ा करें, समझ आए मुझे। कितने बच्चों को लगता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जाएगा? ये जिन बच्चों को लगता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बेटा बहुत माजरत के साथ, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। बहरहाल मेरी बात आप गौर से सुने। बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक? लड़ाई तो तब पड़ेगी जब ऑडिटर आके देखेगा और कहेगा कि क्लोजिंग 50 है, इधर 140 है, मसला क्या है? तो उसके लिए बीआरएस बनाते थे, उसी के लिए तो बीआरएस बनाते थे। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उठा के लिखना है तो हमारी उनकी लड़ाई क्या बच जाती? लड़ाई ही तो यही होती थी। बात समझे मेरी? हमने क्रेडिट किया 90 से, बैंक में डेबिट नहीं हुआ, फर्क है। क्या हम खुद को गलत कह लें? क्या हमने ये गलत किया है? तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जाया करेगा कैश बुक इसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर? नेवर एवर। सिचुएशन सिर्फ यही हो सकती है कि अगर दोनों सेम हो जाएं। अगर दोनों सेम है तो फिर तो फर्क जो कोई नहीं है, फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है ही बैलेंस एज पर कैश बुक, तो फिर आप कह सकते हैं जी बैंक स्टेटमेंट चला गया। लेकिन कहना भी नहीं है ये कभी भी नहीं कहना। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। दोनों सेम हो जाएं तो फिर वो सेम है,
लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना, है वो कैश बुक की, फर्क ही कोई नहीं है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमेशा कौन सा बैलेंस जाया करेगा, बैलेंस एज पर। हाँ ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा था वो भी, अगर कोई कैश बुक में एडजस्टमेंट हो तो एडजस्टमेंट करके कैश बुक का बैलेंस जाया करता है। तो फिर ये जुमला लिखें, बहुत जरूरी जुमला था, पता नहीं आपको क्यों नहीं ये बात पता थी। बहरहाल दूसरी बात लिखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल शो बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैंक कॉलम कहा करते थे, इसी को हम बैंक अकाउंट भी कहते हैं, इसी को हम बैंक बुक भी कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट नहीं, बस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल ऑलवेज शो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस शीट में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आए। ये बात अब याद रखना, आज के बाद किसी ने ये सोचा ना तो मैंने उसके टिंड कर देनी है, ठीक है जी। ठीक है अब्दुल्ला ने पहले ही बात छोटे कराया मेरी तरह, टेंशन ही ना हो। बैलेंस शीट विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर, ठीक है एडजस्टेड कह लो, लेकिन आज के सवाल में कोई एडजस्टमेंट रखी नहीं हुई मैंने, ठीक है। बैलेंस एज पर, बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा बैलेंस जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी भी नहीं जाया करेगा। क्लियर है ये बात? अब फर्क जो होता था उसको दूर कैसे करते थे, देखें। लड़ाई पता है क्या होती थी, लड़ाई असल में पड़ती थी जब ऑडिटर आता था। ऑडिटर आकर कहता था जरा, ऑडिट कैसे होता है, देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन जो है वो जिम्मेदारी है जो मैनेजमेंट है या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एक मार्कर ला दीजिएगा मुखी, ठीक है। आपको अगर याद हो कुछ ऐड करते थे चीजें, कुछ लेस करते थे और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाता। तो अगर आपने बैंक स्टेटमेंट को ही बैलेंस शीट में लेकर जाना होता तो आप ये सारी ड्रामेबाजी क्यों करते, ठीक है ना। अच्छा अब सुने, ऑडिटर आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे तो आपको ये बात ऑडिट में लिखी हुई मिलेगी। अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, आपके सामने रखी, करो ऑडिट। आपने बैलेंस शीट में देखा करंट एसेट्स में कैश एट बैंक नजर आ रहा था, आपने कहा डिटेल लाओ, 10 15 20 बैंकों की डिटेल आ गई, आपने कहा इन सबकी स्टेटमेंट्स लाओ। स्टेटमेंट सामने आई तो ये लेजर्स का बैलेंस क्लोजिंग उन्होंने बता दिया। लेजर का बैलेंस जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा था ये हम डिसाइड कर चुके हैं। जब बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाई बैंक से तो सारे टिक होते जा रहे थे कि ये वाला बैंक अकाउंट आ गया, इस बैंक अकाउंट में लेजर शो कर रहा है 50 और बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है 100। ऑडिटर उठा, जाके अकाउंटेंट के बाल पकड़ लिए, अब्दुल्ला जैसे ना हो अगर तो, ठीक है, बाल पकड़ ली। साथ वाले भाई के भी ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ना हो, ठीक है। बाल दे बड़े बड़े, अकाउंटेंट के बाल जाकर पकड़, ये क्या है, ये क्या है। ऑडिटर कह रहा है ये क्या है, क्या है, तुम कह रहे हो 50 रुपए पड़े हैं, बैंक कह रहा है 140 पड़े हैं, जैसे भाई साहब कह रहे थे, असल में तो ये पड़े हैं। बाल नहीं छोड़ बाल नहीं छोड़ रहा, अकाउंटेंट के बाल पकड़ रहा है, ये क्या ड्रामा तुमने लगाया हुआ है, 2 नंबर ही लगाते हो। उन्हें कहा भाई ऑडिटर साहब बीआरएस में छुट्टी तो नहीं की थी, रिजल्ट के दिनों में तो नहीं चल रहा था, खुदा का खौफ करो, बीआरएस नहीं पड़ा हुआ, सब्र करो, रुको बताता हूं तुम्हें। तुम ये कह रहे हो कि ये जो 50 है और ये जो 140 में फर्क क्या है, मैं बताता हूं फर्क क्या है। असल में ना पहले हम दोनों 140 होते थे, ये दोनों बैलेंसेस पहले, ये कैश बुक, ये बैंक स्टेटमेंट, दोनों बराबर हैं, ये देखें बराबर है बिल्कुल। ये 140 हुआ करते थे कि हमने एक चेक इश्यू किया। जब हमने चेक इश्यू किया तो हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर, डेबिट, बैंक, क्रेडिट हो गया, कम हो गया,
बैंक क्रेडिटर, डेबिट बैंक, ये हम कैश बुक हैं, हमने बैलेंस क्या कर लिया, कम, बैंक क्रेडिट हुआ, अब हमने तो बैलेंस कम कर लिया था, लेकिन भाई साहब वो जो एक्स है ना वो बैंक में गया नहीं, चेक प्रेजेंट किया नहीं, बैंक से पैसे निकले नहीं, तो हमारा और बैंक का ये फर्क आ गया। तो ऑडिटर ने कहा तो फिर तुम खुद को बढ़ा लो ना। यार ऑडिटर तुम तो वाकई ऑडिटर हो, हैं? तुम्हें नहीं पढ़ी इंट्रो एफआर 1, तुम्हें नहीं पता कि हमने बिल्कुल सही किया हुआ है, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, तो हम खुद को क्यों गलत करें। ने कहा तो फिर बैंक को कहो वो पैसे निकाले। ने कहा यार बादशाह हो ना तुम, बादशाह हो, क्या करते हो बादशाह हो, अगर बैंक के पास वो बंदा लेकर ही नहीं आया चेक तो बैंक कैसे डेबिट कर दे हमें, तो फिर क्या करें। मैंने कहा जी हमने एक असूल बनाया हुआ था कि अगर ऐसा मामला हो कि हमने सही कर रखा है और बैंक में अभी वो नहीं हुआ, खुद को गलत नहीं करेंगे, और बैंक में भी अभी बैंक पे हमारा वैसे ही बस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, आर्जी तौर पे बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिला लेते थे। ये उसूल याद रख लेना है, आर्जी तौर पे बीआरएस में खुद को बैंक के साथ एक आर्जी डॉक्यूमेंट हम लेकर आते थे ऑर्डर को दिखाने के लिए। तो अनप्रेजेंटेड है, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, खुद को बढ़ाना नहीं, बैंक को कम कर नहीं सकते, आर्जी तौर पे बीआरएस में खुद को बैंक के साथ मिला लेते थे, तो ऐड कर दिया करते थे हम अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस किया करते थे। हाँ जी, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने बोलो, 90 के, कोई अनक्रेडिटेड भी हैं नहीं, उसे कहा ये पकड़ो और चलो जाओ यार, सारे बाहर ही तुमने जो है ना खींच दिए पकड़ के, तमीज ही नहीं है तुम्हें, मैं आया तुम ऑडिटर, ठीक है। तो ये बीआरएस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सही है। तो अब इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला, बल्कि पता चला तो आपको मैं बता दूंगा, आपसे सवाल है मेरा, यहां तक को मसला, यहां तक को मसला, मेरा सवाल अगला आपसे, बैंक स्टेटमेंट में गौर से सुनना प्लीज, लिखना ना पड़े, आप गौर से नहीं सुनते, पता नहीं दिमाग कहां होता है, कान कहां होते हैं, आंखें कहां होती हैं। बैंक स्टेटमेंट में तवज्जो से, बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड और अनप्रेजेंटेड दोनों चेक्स आते हैं, जबकि अगर मैं गलत हूं तो वहीं पे रोको ना। अच्छा मैं फिर बोलता हूं, बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स आते हैं, सही बोल गया, थैंक गॉड। चलो दोबारा दूसरा सवाल, कैश बुक में सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स आते हैं, अभी तो आपने कहा था, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो आर बुक्स का मतलब आवर बुक्स, ठीक है, आर बुक्स मतलब कैश बुक, मतलब क्रेडिटर अकाउंट, मतलब कैश बुक, यानी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है दोनों चेक्स, ये क्रेडिटर अकाउंट में भी डेबिट हो रहे हैं दोनों चेक्स, चाहे प्रेजेंटेड है चाहे अनप्रेजेंटेड है। हमारी बुक्स आर बुक्स विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स, while bank statement will also show both, while bank statement will only show, लिखें ये पॉइंट तीसरा आज का, आर बुक्स मैंने यूं करके लिखा, यानी कि बैंक अकाउंट कैश बुक लिख रहे थे ना, जरा वो जरा डिफरेंट हो जाती है ना, बैंक स्टेटमेंट इसलिए कैश बुक लिख रहा हूं, जरा दूर से ही पता लग जाएगा। आर बुक्स मतलब कैश बुक एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है ना। आर बुक्स विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेकवीज, ठीक है जी। while बैंक स्टेटमेंट, भाई बैंक स्टेटमेंट इज नॉट आर बुक्स ना, बैंक स्टेटमेंट इज द लेजर ऑफ अस मेंटेन्ड बाय द बैंक, ठीक है, द लेजर ऑफ कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक, तो बैंक का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। while बैंक स्टेटमेंट will only show
अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड, अच्छा सॉरी, विल ओनली शो प्रेजेंटेड चेक्स। ओके, आर बुक्स यानी कैश बुक एंड क्रेडिटर अकाउंट विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड, while बैंक स्टेटमेंट विल ओनली शो प्रेजेंटेड। ठीक है जी, ये याद रहेगा। ओके सोखे समझ आ गई? ओके, ये तीसरा पॉइंट लिख लिया आपने। ठीक है, तो मसला ये है, एक तो पहला मसला पता नहीं आपको क्यों नहीं पता था, पता होना चाहिए था, चलें अब पता लग गया। पहला मसला, बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंस एज पर, हमेशा को चेक किया कितना लंबा हो गया, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, याद रखना। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा बैलेंस आता है? कैश बुक। फिर दोनों में फर्क क्या हो सकता है भाई? अनक्रेडिट का जिक्र ही नहीं किया, वो पता ही है डेटर वाला चेक इसी को उलट चलेगा, इसलिए एक साइड को लेके चल रहे हैं, इसी से समझ लेंगे सारी बात। अनक्रेडिट को किसी वक्त लिख लेंगे फिर वैसे ही। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या हो सकता है भाई? कई फर्क हो सकते थे, हमने बीआरएस पढ़ी हुई है, कभी कैश बुक की गलतियां, कभी बीआरएस के आइटम्स। तो फिलहाल सिर्फ बीआरएस की तरफ आ रहा हूं, जो टेस्ट करना है उसे पसंद है। ठीक है, तो फर्क क्या है? अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट। क्या भाई? कैश बुक क्रेडिटर्स, अभी सिर्फ अनप्रेजेंटेड की बात कर रहा हूं ना मैं, डेटर होगा तो फिर वो अनक्रेडिट की तरफ चला जाएगा, उस तरफ नहीं जा रहा मैं फिलहाल। ठीक है, सेम है, कोई मसला नहीं है, उसको मत सोचो। आर बुक्स विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स, व्हाइल बैंक स्टेटमेंट विल शो, नजर भी आ रहा है, आर बुक्स विल शो 150, आर बुक्स विल शो 150 रुपया, ये देखो, व्हाइल बैंक विल ओनली शो 60 रुपया। ठीक है, या यूं कह लो, हमारी किताबों को 150 शो करना चाहिए और बैंक को 60 शो करना चाहिए। बैंक भी अपनी जगह सही है ना, बंदा आएगा तो वो पैसे देगा उसको, और हम भी अपनी जगह सही है। हम 6 महीने फोन कर करके उसे पूछेंगे, हाँ भाई गया नहीं, उठ जा चल जा यार, जा चेक जमा करा दे यार, जा पैसे ले ले यार, इस तरह नहीं ना होता ना। हम गलत है ना बैंक गलत है, आरजी डिफरेंस है, वो किसी भी वक्त जाएगा, प्रेजेंट होगा, पेमेंट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में लेके जाना है हमने कैश बुक का बैलेंस। दोनों में फर्क कई हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे अनप्रेजेंटेड है हमारी इस एग्जांपल में, हमारी किताबों ने प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड दोनों शो करने होते हैं, 150 शो करना चाहिए, और बैंक 60 शो कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? और फिर हम ये फर्क दूर करने के लिए क्या बनाया करते हैं? बीआरएस। ये एक आरजी डॉक्यूमेंट होता है जो ऑडिटर को राजी करने के लिए बनाते हैं। क्लियर? ठीक है, चलें जी, ये बात तो होगी रिवीजन की। अब आए जरा, ये फॉर्मेट तो आपने बना ही लिया होगा क्लास में आते साथ ही, बना लेना चाहिए था भाईजान। ये इसके आए नहीं आपकी तो नहीं है ना, खेल ले जाओ भाई, ये जमा कर लो। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सीट दे दी। ये फॉर्मेट कितने बच्चों ने बनाना है? अभी क्या करते रहे हैं? ये फॉर्मेट की जगह खाली छोड़ दें, बनाए ही ना, 2 सफ़े जगह खाली छोड़ें और सवाल मेरे साथ रीड करना शुरू करें। चू नक्का, टाइम कम है, चना नच्चा, हम सवाल शुरू कर रहे हैं। चलो आधे मिनट में बनता है तो बना लो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस। छुट्टी करने वालों को अल्लाह हिदायत दे दे बस। अभी तक तो आपको सिचुएशन की ग्रेविटी का पता ही नहीं लगा, अभी पता लगेगा जब ये सवाल डिस्कस करूंगा। फिर यही नहीं, ये सवाल आप घर पे पूरा करेंगे, फिर होमवर्क वाला सवाल करेंगे, दोनों में अनप्रेजेंटेड चेक्स का जो है कॉन्सेप्ट आएगा।
फिर कल या परसों में किसी भी दिन मैं पास पेपर का एक रिसेंट सा क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें अनप्रेजेंटेड। अब वो लोग आएंगे जिस दिन अनप्रेजेंटेड, हो सकता है कल आ जाएं, खैर से हम पास पेपर डिस्कस कर रहे होंगे और हम ऐसे ही चलते चलते डिस्कस कर देंगे। हमने तो पूरा लेक्चर लगाया हुआ है और वो बेचारे फिर मुंह तकते रह जाएंगे। लगता भी यही है वैसे, ऐसी आवाजें इसी की निकल सकती हैं। ओके जी, DONE डन। आगे पढ़ना शुरू करते हैं सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 9, Umar is a grocer who had not kept a full sets of books. मेहरबानी भैया आपकी। The following was a summary of his bank statements. Summary of his bank statements. भाई सारे रास्ते में तुम्हें कोई घड़ी नहीं मिली, तुमने क्लास में घुस के घड़ी देखी है? कितना लेट हो गया हूँ। पैदल आते हो? द समरी ऑफ हिज बैंक स्टेटमेंट्स, अंडरलाइन करें बैंक स्टेटमेंट्स। आज तक तो बैंक स्टेटमेंट भी लिखता था, हम उसे बैंक अकाउंट ही कह लेते थे, ठीक है जी। लेकिन आज सेकंड रो जगह बना दें, आज इंशाल्लाह अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह आज वो भी फर्क पड़ेगा। बहरहाल समरी ऑफ हिज बैंक स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है भाई? सारे साल की बैंक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे आती रहती हैं, हमारी सहूलत के लिए उन्होंने इसको समराइज कर दिया और फॉर्म बना दी है हमारे वाले बैंक अकाउंट की तरह से, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला? अगर आप देखें तो डेबिट साइड पे क्या नजर आ रहा है? अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय बैंक। अब आपको कहोगे बैंक में क्रेडिट का मतलब तो क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट बाय बैंक तो क्रेडिट होना है, तो ये दरअसल वो क्रेडिट्स ही हैं, लेकिन उसने हमारी सहूलत के लिए बैंक स्टेटमेंट की समरी इस तरह से बना दी है कि वो हमारे डेबिट को इधर लिखा हुआ है ये बैंक स्टेटमेंट्स की ही समरी। बैंक स्टेटमेंट सारी महीने की उसने इकट्ठी की होगी, उसने देखा होगा कि कहां कहां क्रेडिट हो रहा है बैंक, उसने ऐड करके एक जगह लिख दिया और उसको लिख हमारे डेबिट साइड पे दिया ताकि हमारी सहूलत हो जाए। फिर उसने देखा 12 महीने का रेंट है, पेमेंट हो रही है, मिसाल के तौर पे उसने 12 रेंट इकट्ठे किए, उसने 12 जनरल एक्सपेंस इकट्ठे किए, 20 दफा स्टेशनरी एक्सपेंस आ रहा था इकट्ठा किया, उसने समरी बना दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बैंक के डेबिट्स ही हैं जो यहां पे क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे हैं, उसने हमारे लिए सहूलत कर दी है। बैंक अकाउंट की शक्ल है ये क्या चीज? बैंक स्टेटमेंट ही है। ओके, सही है ना? चले तो समरी ऑफ हिज बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, फॉर द ईयर पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट्स की समरी बना दी उसने। डेबिट साइड पे गुड हो गया, ओपनिंग आ ही नहीं रहा, बस डेबिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे गए तो क्रेडिट साइड पे देखो क्या हो रहा है, बैलेंस यकम जनवरी 15 पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये क्या मतलब भाई? ये जो है वो एबनॉर्मल बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है। आप कहोगे जी बैंक का तो क्रेडिट नॉर्मल होता है, कहोगे ना, कहोगे तो सही, वैसे होता तो नॉर्मल ही है ना, हमारा डेबिट नॉर्मल, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट नॉर्मल होता है। तो आप कहोगे क्रेडिट साइड पे आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट है, नॉर्मल है। भाई मैंने आपको पहले समझाया, उसने बैंक के डेबिट्स ही यहां पे क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं, जरा नजर मार के देख लो। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, रेंट रेट पेड, फिक्सचर, लाइटिंग, हीटिंग, जनरल एक्सपेंस, लोन इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, ये सब क्या है? ये पेमेंट्स ही तो हैं। तो वो डेबिट्स ही सारे इस तरफ उसने लिखे हुए हैं, बैंक के डेबिट्स जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है ना? तो ये एबनॉर्मल बैलेंस ही है। तो 892 को एनसर्कल करके लिखो, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी OD। अच्छा चलो कोई ना OD था तो था, फिर पैसे जमा, डिपॉजिट, क्रेडिट बैंक ने ज्यादा किए होंगे, यानी हमारे पैसे आए ज्यादा पीरियड में और पेमेंट्स उसमें से कम हुई, तो क्लोजिंग नॉर्मल बन गया। ऐसा मुमकिन है?
क्या ऐसा मुमकिन है सही कि साल के शुरू में एक चीज एबनॉर्मल पड़ी थी, साल के एंड पे वो बैंक अकाउंट नॉर्मल हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई अनहोनी नहीं है। साल के शुरू में नॉर्मल, ज्यादा पेमेंट्स कर जाओ रिसीट से, नॉर्मल हो जाएगा एंड में। साल के शुरू में अब नॉर्मल, ज्यादा रिसीट्स आई, पेमेंट्स कम की, नॉर्मल बन जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 892 है चाहे 993 है, दोनों को एनसर्कल करो। ये 892 है या 993 है, ये दोनों बैलेंस एज पर कैश बुक हैं। लिखें लिखें, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखें, लिखें, गलत वाली बात लिखें नहीं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर, ये बैंक स्टेटमेंट है। तो ये दोनों को जो एनसर्कल किया 892 और 993, इन दोनों को एनसर्कल करके इनके साथ लिखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। लिखो लिखो लिखो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर ये वाले बैलेंस हैं। अब अगर मुझे सवाल में अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड ऐसी कोई चीज ना दी गई हो, तो यही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट वाला, यही बैलेंस कैश बुक वाला, यहां पे वही लिख लेता। लिखने तो दो वैसे जरा, कितना है क्लोजिंग, कितना है 993, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और जो ओपनिंग आ रहा है वो ओपनिंग लायबिलिटी है, वो कहां यूज हो जाता? अगर कैपिटल ना गिवन होता, कैपिटल कैलकुलेशन में हम एसेट्स को ऐड लायबिलिटीज को लेस करते हैं ना, वहां पे बैंक एसेट की बजाय लायबिलिटी हो जाता, माइनस हो जाता। तो ओपनिंग 892 के साथ लिखो, लिखो ना, बस सुनो, 892 कभी ना लिखो। 892 अगर कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड ना हो सवाल में, जो कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको, अगर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड नहीं है सवाल में, तो ये 892 ओपनिंग कैपिटल में यूज हो जाएगा। अगर नॉर्मल साइड में होता तो ऐड कर देते, एसेट नहीं है, नॉर्मल है तो माइनस लायबिलिटी। और क्लोजिंग कहां पे आ जाता? सही है, ओके। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़े। पॉइंट नंबर 2 में कहता है चेक्स ड्रॉन पेबल टू ट्रेड पेबल्स, बट से ब्रैकेट लगाएं, नहीं बल्कि नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड, ये यहां तक आने दें, एट से ब्रैकेट लगा लें, और 280,000 एंड लिखा हुआ है, एंड पे ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये मैं बाद में पढ़ाता हूं, पहले मैं दूसरी बात पढ़ा लूं। बात समझ आइए कहां तक ब्रैकेट लगानी है? शुरू करना है एट से, एट को ब्रैकेट में कर लेना, एट से ब्रैकेट डालें और 280,000 एंड लिखा हुआ है, एंड के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये ब्रैकेट हमने फिलहाल नहीं पढ़नी, कुछ बच्चे पढ़ी जा रहे हैं, मैंने कहा ये नहीं पढ़नी, अभी पढ़ाता हूं, तुम पढ़ रहे थे आगे। जी अब जुमला इस तरह से रह गया, चेक्स ड्रॉन पेबल टू ट्रेड पेबल्स बट नॉट प्रेजेंटेड एट 31 दिसंबर 15 अमाउंटेड टू 320। वो अमाउंटेड इसलिए लिखा होगा, वो पीछे लिखा होगा, तो जुमला कॉन्टिन्यूटी में था ना, ठीक है जी। 31 दिसंबर 15 पर क्लोजिंग डेट पे कुछ चेक्स क्या हैं? अनप्रेजेंटेड। कुछ चेक्स क्या हैं? मुझे ये बताइए कि अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स आ गए हैं तो बैलेंस एज पर कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, एक ही बात है, एडजस्टमेंट तो है नहीं, क्या वो बराबर होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के? नहीं, कुछ ना कुछ ऐड, कुछ ना कुछ लेस ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड को लेस करेंगे अनक्रेडिटेड को, ठीक है। तो हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है जी। अब देखें, बात कर रहा हूं मैं 31 दिसंबर 15 की, ऐसा ही है, 31 दिसंबर 15, और मुझे बैलेंस उसने दिया हुआ है कोई स्टेटमेंट का। क्या ख्याल है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है या बैंक अकाउंट का? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, कितना? 993। पॉजिटिव मतलब नॉर्मल है ना, बैंक के हिसाब से तो नॉर्मल है, ठीक है। ओ यानी 993 इधर ले जाना सही नहीं है आज,
क्योंकि ये तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। अनप्रेजेंटेड चेक्स के आने की वजह से हमें पता चला कि ये बैंक अकाउंट के बैलेंस के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनप्रेजेंटेड का मतलब ही क्या है, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय। यानी वो ऊपर जो 30,500 नजर आ रहा है, 30,500 नजर आ रहा है बैंक में, 30,500 नजर आ रहा है, इसके अंदर ये 320 शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट हो गई, जो प्रेजेंट हुए उनकी पेमेंट हो गई। बैंक स्टेटमेंट 30,500 नजर आ रहा है ना, उसको अनसर्कल करो अनसर्कल, 30,500 को अनसर्कल करके लिखो ओनली प्रेजेंटेड चेक्स आर अपीयरिंग हियर, ओनली प्रेजेंटेड चेक्स आर अपीयरिंग हियर। गलत कह रहा हूं, गलत कहा मैंने, क्यों, प्रेजेंटेड ही आने हैं ना यहां पे, बैंक स्टेटमेंट जो है, तो ओनली प्रेजेंटेड चेक्स आर अपीयरिंग हियर, यानी 30,500 में सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स पड़े। ठीक है, तो 993 तक आते आते 320 तो माइनस हुआ ही नहीं है, क्रेडिट बाय अस नॉट डेबिटेड बाय बैंक, और ये बैंक स्टेटमेंट की समरी है, ये बैंक अकाउंट नहीं है। बात समझे हो? ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं है, हमें बीआरएस तो बनानी आती है ना। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड को, बोलो कितने, 320, अनक्रेडिट कितने हैं, मैंने कान के नीचे लगानी है, ब्रैकेट पड़ी किसने, 280 वाला कौन है जरा पकड़ के बताओ भाई, अनक्रेडिट है ही नहीं चेक्स, ठीक है ना, और ब्रैकेट लगाई है, उसको छोड़ दो, अनक्रेडिट सवाल में नहीं है, 993 गिवन है, ये बैलेंसिंग निकालेंगे, क्या करेंगे, याद है कुछ रिवर्स वर्किंग कर लिया करते थे, अगर हमने वापस जाना है तो हर प्लस होने वाली चीज को माइनस और माइनस होने वाली चीज को प्लस कर लेंगे, तो बताओ क्या आंसर आता है, 6,7 नजर भी आ गया। हमने बैंक स्टेटमेंट से उठाया था, उसमें बैंक ने कम नहीं किए होते ना पैसे, तो अगर बैंक अकाउंट में जाने चाहिए तो उससे कम होके ही जाने चाहिए ना, नजर भी आ गया, लेकिन वो इस तरह से नहीं सोचा, बीआरएस ही अपनी बनाई, वहां से अपना बैलेंस निकल आया है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और वो कितना है, 693, 7, अच्छा 6 है, आप नहीं बोले, 673, ओ माय गॉड, वर्किंग नंबर 9, ठीक है। तो अगर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट चेक्स आ जाएं और सवाल में बैलेंस हो एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो फिर बीआरएस बना के कैश बुक में ये बैलेंस लिखना। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब मामला कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बात बढ़ाएं फिर अब आगे। कितने खुश होते हैं ऐसी बातों से। आपका रिजल्ट अभी अभी आया, आप लोगों को तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, पढ़ें आप लोग फिलहाल, ठीक है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कोई नहीं, निकलने दें अभी इस दम को, ये निकल ही जाएगा, ये जैसे उधर निकलना शुरू हो गया इसके बाद। ओके, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। चल, अब मसला एक है, पिछले साल पे क्लोजिंग बैलेंस कितना था बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, 892 ओवरड्राफ्ट। पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल को ओपनिंग बनाना, तो छोड़ो, क्या करना है उसको, जरूरत ही कोई नहीं, सही करें उसको भी। अगर पिछले साल भी कोई अनप्रेजेंटेड नहीं, पिछले साल को अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिट ना होता तो फिर यही 892 ठीक था, जरूरत क्या पड़ती। यहां पर ये 892 लिखा हुआ है, 892 31 दिसंबर 14 का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यही है ना, अगर कोई फर्क ना होता तो यही 892 यहां पे आ जाता, बोलो, और हम इसको उठाकर यूज कर लेते ओपनिंग कैपिटल की वर्किंग में। पर मसला क्या है, मसला इज द ब्रैकेट जो मैंने लगवाई थी, फिर पढ़ें जरा, चेक्स ड्रॉन पेएबल टू ट्रेड पेएबल्स बट नॉट प्रेजेंटेड ऑन यकम जनवरी 15, यानी 31 दिसंबर 14, वही यकम जनवरी 15 बनेगा ना जी।
अमाउंटेड टू 280 या 80 पिछले साल अनप्रेजेंटेड, 31/14 का अनप्रेजेंटेड, वही यकम जून 15 पे भी अनप्रेजेंटेड है ना। अनक्रेडिट कोई है सवाल में? जब ये आ गया तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं? खुद बताओ, नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसको भी बैलेंसिंग निकालना है। ये भी बेचारा, अब मैं काट के लिखूं या बस सही लिख दूं? सही वाला जगह कम है, ये इसको मिटा के लिख देते हैं। जी बताएं बैलेंसिंग फिगर। 612 वाले कौन है, जरा हाथ खड़ा करें प्लीज। तलवार कहाँ है? इधर लटकाओ यार, स्कील के ऊपर ला के तलवार। कौन है ये 800 600 वाला? कौन है ये वाला? ये वाला आप हो ना? आप हो ना? हाथ कहा जो पीछे मुड़ के देखा, आपने बोला ना 600। सही से बता दो प्लीज, कुछ नहीं कहूंगा। तलवार आज तो नहीं है, बता दो। खुदा का खौफ करो, रिवर्स वर्किंग करनी है, प्लस वालों को माइनस करना है। तो ये माइनस है, इसमें से ये माइनस 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 ही होना है ना। मजीद बढ़ा लो, बढ़ा लो। 11 नेगेटिव 600, पता नहीं क्या 600, ये कितना था? 73। चुप करो तुम तारिक, तुम ही लगते हो मुझे थे तुम। ये 673 कहां चला गया जी? 673 कहां चला गया है? बैलेंस शीट में। मैंने कहा था बैलेंस एज पर कैश बुक जाता है बैलेंस शीट में। ये 1172 कहां जाएगा? अगर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ा तो अपने ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में ये 1172 जाएगा। ओके, नोट करना है तो कर लें। काम की बात बस इतनी सी थी, थोड़ी सी रह गई है अभी वो बात। ये तो मिटा दूंगा अब, ये तो समझ, ये तो रिपीट हो गया, रिपीट टेलीकास्ट चल गई। बल्कि इसको मिटा लेते हैं, ये सामने आ गया। अगली बात जरा, ये जुमला भी नहीं मिटाना चाह रहा फिलहाल। बरकत पड़ गई वक्त में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जी हमारा साल इस सवाल में शुरू हो रहा है 1 जनवरी 15 पर और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 15 पर। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, इस केस के अंदर ईएस वाला फॉलो करना, करंट ईयर का पहले डीआरएस में दूसरे का यार IS1 नहीं लगता असल में ना, मैंने इसको फॉलो कर लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, वो IS1 नहीं फॉलो होता। आप इसको इधर रख लो, इधर रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में पहले इस तरफ लिख दिया ना, तो जगह उस तरफ बची तो फिर मैंने उधर ही बना दी। यहाँ पे लाइन लगी हुई, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, सबकी तवज्जो चाहिए। सोने वाले उठ जाएं, सुबह हो गई है। हमने क्रेडिटर मिस्टर ए को एक चेक लिखा और लिख के दे दिया 100 रुपए का। यहां पे हम लिख रहे हैं चेक्स इशूड। इधर इधर चली जाएगी का, थोड़ी सी जगह चाहिए थी मुझे जी। चेक्स इशूड
ठीक है जी। हमने चेक इशू किया कितने का, बोल तो दो, बड़ी मेहरबानी भाईजान, 100 की बोला है, 100 जी। हमने चेक इशू किया 100 रुपए का, और वो चेक प्रेजेंट हो गया। ये किसी वजह से मैं ये जगह छोड़ रहा हूं, आपने नोट बाद में कर लेना, इसलिए आप फिलहाल सिर्फ देखें, मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए। चेक प्रेजेंटेड, जो हमने 100 वाला चेक इशू किया था, वो अज्यूम कर रहे हैं कोई एक ही चेक नहीं होता, मैं अज्यूम कर रहा हूं मैंने अक्टूबर में कोई 29-30 अक्टूबर को ये चेक दिया होगा। ये क्रेडिटर ए आया और इसने चेक बैंक में जमा करवा दिया नवंबर में, तो इशूड प्रेजेंटेड हमारे साल में, ठीक है। फिर हमने क्रेडिटर बी को एक चेक लिखा 300 का, ठीक है जी। वो क्रेडिटर बी आया और दिसंबर में चेक प्रेजेंट कर दिया उसने, ठीक है जी। ऐसे ही कई सारे चेक्स आते रहे होंगे और इस पूरे साल में प्रेजेंट होते रहे होंगे, और जो 30,500 रुपया नजर आ रहा है, इसमें सारे के सारे कौन से चेक्स हैं हम लिख चुके हैं, सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक क्रेडिटर सी था, उसको एक चेक लिखा 320 का लिख कर दे दिया, और वो 31 दिसंबर 15 तक आया ही नहीं। तभी तो ये 320 का चेक हमारा क्या कहला रहा था 31 दिसंबर 15 पर, अनप्रेजेंटेड। ये क्या कहलाया था, अनप्रेजेंटेड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे, इस 30,500 में क्या ये शामिल है, ये 30,500 जो बैंक स्टेटमेंट नजर आया, क्या इसमें ये 320 शामिल है? अब जब मैं क्रेडिटर की फिगर लिखने जाया करता था तो मैं यूं लिखा करता था बैंक, ठीक है, और यहां पे लिखा करता था 30,500। क्या आपके ख्याल में ये 30,500 सही है? क्योंकि आर बुक्स विल शो, हमारी बुक्स का मतलब बैंक का अकाउंट भी और क्रेडिटर भी। बैंक अकाउंट देखो हमने सही कर तो लिया था, 993 बैंक स्टेटमेंट में था, हमने कम कर लिया, रिवर्स वर्किंग से सही लेजर नहीं बनाया, रिवर्स वर्किंग से सही हम पहुंच गए अपनी जगह पर। हमने बैंक में तो क्रेडिट दिखा दिया, बैंक में हमने 993 की बजाय 673 लिया, बैंक क्रेडिट हमने ले लिया, ये इंपैक्ट ले लिया। लेकिन अगर क्रेडिटर के अंदर हम 30,500 ले लेते हैं तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? आर बुक्स विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड। तो मसला क्या है? मसला इज दिस, मसला इज दैट, इज दिस, इज दैट। क्या मसला है बोलो? यहां पर सिर्फ क्या पड़ा है? ओनली प्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। और हमने क्या उसूल अभी तक बना लिया हुआ है? हमारी किताबें, ये हमारी किताबें हैं, विल शो बोथ, जगा दो इसको, बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड। तो 320 का चेक हमने कब इशू किया है? दिसंबर में। तो हमारी दिसंबर के अंदर ये रिकॉर्डिंग हुई होगी, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, पर हम बैंक स्टेटमेंट थोड़े ही बना रहे हैं, हम तो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। हमने बैंक अकाउंट को भी कम किया, हम इसको भी यहां पर जो है यहां से भी कम करेंगे। यानी यूं कहना चाहिए कि 30,500 में मुझे 320 को ऐड करना चाहिए। रूल बनना शुरू हो गया। ये तो आपके पास नोटेड है ना, रूल बनना शुरू हो गया। मुबारक हो, रूल बन रहा है, मुबारक हो, तवज्जो करें सब, मुबारक हो। अगर सवाल में बैंक स्टेटमेंट दे, सिचुएशन पहले बता रहा हूं, रूल पर लिख लेते हैं। अगर सवाल में बैंक स्टेटमेंट दे और सवाल में अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिट चेक्स आ रहे हो, अनप्रेजेंटेड आ रहे हो, अनक्रेडिट उलटी कर लेंगे, वो मसला कोई नहीं, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स नजर आ रहे हो तो फिर
बैंक स्टेटमेंट में जो फिगर नजर आ रही होगी पेमेंट टू क्रेडिटर्स की, वो हमारे लिए सही नहीं है। तो फिर हम क्या रूल बना रहे हैं जी? पेमेंट अपीयरिंग इन, लिखना बाद में, देख लो पहले। पेमेंट अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट कितनी है बोलो? 3300 30,500 सॉरी 30,500। इसको एज इट इज नहीं लिख लेना, बल्कि क्या करोगे? पेमेंट अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लोगे क्लोजिंग, किसी वजह से क्लोजिंग लिखा, बहरहाल फिलहाल अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। कितना है जी? 320। अभी जरा स्टे ट्यून्ड, भी कंक्लूजन न ड्रॉ कर लेना, ये समझ आ जाएगा। पेपर के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है ना? समझ पहले पूरा ले। अच्छा, उसके बाद ये कहानी समझ आई है। किस बच्चे को ये समझ नहीं आया ऐड करना समझ नहीं आया? बता देना यार, तुझे समझ नहीं आया तो दूसरों को क्या देख रहे? समझ आ गया? नहीं आया? एग्जैक्ट बताओ, बोलना यार। निकल जा क्लास से पुत्र, फिर रास्ता दे दो इन्हें। कुछ नहीं समझ आया तो जहां से नहीं समझ आया वहां से रोकना था ना। कुछ नहीं समझ आया का मतलब क्या पता है ना? लेक्चर जहां से शुरू हुआ है वहां से कुछ नहीं समझ आया तो फिर वो बताना यार, अल्लाह के बंदे। पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? ये तो सवाल करना ही आप लोगों को नहीं आता। मैं सिखा के थक गया हूं आप लोगों को सवाल कैसे करना है। अब मैं बताता हूं, सवाल करना तरीका सिखाता हूं। सर ये 30,500 कहां से आया? समझ नहीं आ रहा। आया समझ? ये समझ नहीं आया? अब जाओ, सवाल के अंदर बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है, उसके अंदर एक 30,500 पड़ा हुआ नजर आ रहा है। पेमेंट फॉर ट्रेड पेबल नजर आ रहा है। वो 30,500 को एनसर्कल किया हुआ है आपने, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। अगर हम ये 30,500 की एंट्री कर दें क्रेडिट डेबिट और बैंक में टिक कर दें तो ये तो सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स क्रेडिटर में नजर आएंगे, जबकि हम कंक्लूड कर चुके हैं हमारी किताबों में प्रेजेंटेड और अनप्रेजेंटेड दोनों आते हैं। तो 30,500 तो सिर्फ कौन से हैं? क्योंकि ये कहां से मिले हैं? बैंक से। तो फिर जो क्लोजिंग में अनप्रेजेंटेड है वो भी तो इसमें ऐड होना चाहिए। वो 30,500 में शामिल नहीं है। उसकी वजह बैंक में अभी वो बंदे ने आके प्रेजेंट नहीं किए, वो पेमेंट नहीं हुई। तो हमने इस 320 को क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये 320 भी हमारे पीरियड की पेमेंट बनती है, क्योंकि हमने 31 दिसंबर 15 से पहले ही ये चेक लिखकर उसके हाथ में दे दिया था। कुछ समझ आया? और कोई सवाल स्पेसिफिक किया करो प्लीज, सवाल स्पेसिफिक किया करो। एक बार तो ऐसा लगता है कि सर बंदा दीवार मार, जब ऐसे बच्चा कहता है कुछ समझ नहीं आया। अब कुछ समझ नहीं आया का मतलब ये है कि तुम जब से शुरू हुए क्लास के अंदर कुछ समझ नहीं आया। सवाल का तरीका क्या है? ये पॉइंट समझ नहीं आया जी, ये आ गया, ये कहां से आया समझ नहीं आया जी। ऐड क्यों कर रहे हैं? स्पेसिफिक किया करें क्वेश्चन, ओके, ताकि टाइम ना जाया हो करे। अच्छा जी, फिर पूछ रहा हूं, 30,500 में 320 जमा होना है। किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो बताएं, बोले। डर से नहीं, वैसे बता दें, कुछ नहीं कहूंगा, समझा दूंगा। सवाल मैंने खुद स्पेसिफिक कर दिया। 30,500 में 320 को ऐड करना समझ आ गया। 30,500 को क्रेडिटर में नहीं लिखना, डेबिट साइड पे, समझ आता है? इसमें 320 ऐड करके लिखना है, समझ में आता है? चलो अगली बात। ऐसी ही कुछ कहानी पिछले साल भी चली होगी। हमने पिछले साल अक्टूबर में एक क्रेडिटर था हमारा, उसका नाम था क्रेडिटर एक्स। क्रेडिटर एक्स को हमने कोई 300 का चेक लिख के दिया अक्टूबर में। 2 महीने बनते हैं बस, 2 ही बची जगह, नवंबर में। तो वो दिसंबर में आया, उसने प्रेजेंट कर दिया। फिर हमने क्रेडिटर वाई को एक 280 का चेक इशू किया, ये नहीं आया। पिछले साल के एंड पर ये 280 क्या था?
अनप्रेजेंटेड था, ठीक है। अनप्रेजेंटेड 31 दिसंबर 14 या 1 जनवरी 15, एक ही बात है। अब मुझे जरा सोच के बताइए, क्या 280 की एंट्री हमने कर दी होगी पिछले साल में? हमने एंट्री क्या पास की होगी? क्रेडिटर क्या पास की होगी पिछले साल में, ठीक है। क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट में वो नजर नहीं आया होगा क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं था, इसलिए तो पिछले साल अनप्रेजेंटेड था। अब हम तो एंट्री कर चुके हैं, अब वो भाई साहब आए और इस साल में कहीं जनवरी में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया 280, पेमेंट हो गई उनको, जाहिर सी बातें होनी थी। अब जब वो इस लाइन के बाद प्रेजेंट हुआ है तो क्या वो इसमें पड़ा हुआ है? गलत है ना। क्या ये होना चाहिए इसमें? ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो पिछले साल का चेक था, प्रेजेंट नहीं हुआ था इसलिए अनप्रेजेंटेड था। मुसीबत सारी क्या है? अनप्रेजेंट। मुसीबत सारी असल में यह है कि बैंक स्टेटमेंट पड़ी हुई है ऊपर। बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ प्रेजेंटेड चेक्स पड़े होते हैं, तो हमने हमारे साल का जो प्रेजेंट नहीं हुआ और बनता था हमने ऐड कर लेना है। लेकिन जो पिछले साल का अनप्रेजेंटेड इस साल प्रेजेंट हो गया होगा। भाई सवाल ने नहीं बताया कि 280 अभी भी स्टिल अनप्रेजेंटेड है, मतलब वो हो गया प्रेजेंट। पिछले साल भी अनप्रेजेंटेड था 380, इस साल नहीं है। सवाल ने कुछ कहा कि स्टिल अनप्रेजेंटेड नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट हुआ। प्रेजेंट हुआ तो पेमेंट हुई, पेमेंट हुई तो 30,500 में वो शामिल हो चुका है। निकालो उसको बाहर। वो बनता है? वो नहीं बनता। तो फिर पूरा रूल क्या बना? क्लोजिंग को हम ऐड किया करेंगे, ओपनिंग को हम लेस कर दिया करेंगे। ओपनिंग कितना है? -280। और आंसर देखो क्या आंसर आएगा? फिगर टू बी, या पेमेंट यूं लिख दें, पेमेंट टू बी शोन इन क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट टू बी शोन यानी डेबिटेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट। बात समझे हो? अभी दोबारा बता दो किसी को नहीं समझ आई, लेकिन बताना सही वाली बात जी, जो यहां से समझ नहीं आया प्लीज जी। हाँ बोलो तारिक। ये कहां से आया है? अज्यूम ये कहां से आया है? सवाल पे सवाल तारिक से, ये कहां से आया है? सुनो, ये सब मेरा अज्यूम्ड डाटा है। आपके मतलब का डाटा सिर्फ ये 320 है और इधर से ये 280 है, ठीक है? सही है ना? हुआ, बहुत से चेक्स आते रहते हैं, प्रेजेंट होते रहते हैं। मैंने जरा आपको समझाने के लिए बताया कि एक चेक इधर हमने इशू किया, ऐसे ही ये सब चेक, बहुत से चेक्स, ये 33,500 के चेक्स इशू होकर प्रेजेंट भी हो चुके हैं, बेतहाशा चेक्स हैं। तो मैंने जरा समझाने के लिए कुछ दो अज्यूम किए और एक वो वाला फिगर ले लिया जो हमारे सवाल के लिए था, ठीक है? क्लियर जी? 280 लेस क्यों है बेटा? देखो 30,500 में सिर्फ कौन से चेक्स पड़े हैं? प्रेजेंटेड। हमारे साल के एंड पे एक प्रेजेंट नहीं हुआ, पर हमारे साल की पेमेंट तो हो गई है ना कैश बुक के हिसाब से, तो हमने उसको ऐड किया, ठीक है? अब इसी तरह से एक वो पेमेंट है जो पिछले साल हमने रिकॉर्ड कर ली थी 280 की। अनप्रेजेंटेड का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड इन बैंक। तो पिछले साल में क्रेडिटेड बाय अस हो गया था, प्रेजेंट नहीं हुआ था तो अनप्रेजेंटेड था। अब इस साल में अगर सवाल ने नहीं बताया कि ये स्टिल अनप्रेजेंटेड है तो इसका मतलब प्रेजेंट हो गया होगा। प्रेजेंट हुआ होगा तो 30,500 में शामिल हो गया होगा। शामिल हो गया तो निकालो बाहर, ठीक है ना? तो अब ये सारी बात तो समझने की हद तक थी। पेपर में याद सिर्फ इतना सा रखना है। क्या आंसर आता है? कितना? 5-4, ठीक है जी। रूल सिर्फ इतना सा याद रखना है। ये सारी कहानियां तो कहानियां रह जाती हैं, पर्चे में इनको नहीं सोचना। चेक करो जी। तो क्या बना इधर? क्या बना? मकबरा बन गया। समझ आ रही है जी? 200। भाई ये सारी बात समझ नहीं आई, हाथ खड़ा करें। इस सारी बात में कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो हाथ खड़ा करें। चलें, कोई पॉइंट जी बोलें। और ये सारी बात में अनक्रेडिट कहीं जिक्र है बेटा? नहीं ना।
इधर है नहीं है। वैसे ज़बानी बात करें तो वो डेटर होगा, उसमें रिसीट होगी, अनक्रेडिट होगा, क्लोजिंग को ऐड करोगे, ओपनिंग को लेस करोगे, पर मत सोचो अभी इसको, ठीक है जी। मतलब कहने का ये कि वो बहुत ही आसान होगी बात, ये समझ आ जाए तो। इसलिए अभी तक चेक भी अनप्रेजेंटेड ही हुआ है, ठीक है। तो आप इसी को करो, घर जाके इसी सवाल को दोबारा करो, क्वेश्चन 6 में इसी को देखो, फिर मैं आपको दोबारा पास फेवर कराऊंगा, इसको अनप्रेजेंटेड को पहले करवाऊंगा। जब ये पक्का हो जाएगा अनक्रेडिट कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। इसमें मैंने कहा इसके अंदर को पॉइंट मतलब फिर प्रेजेंट नहीं हुए अज्यूम करेंगे या प्रेजेंट हुए अज्यूम करेंगे? नहीं, ओपनिंग पे अनप्रेजेंटेड थे, क्लोजिंग पे उसने नए अनप्रेजेंटेड बता दिए। 320 क्या है? अनप्रेजेंटेड। ये नया अनप्रेजेंटेड आ गया। 280 के बारे में क्या कह रहा है? चुप है तो मतलब वो प्रेजेंट हो गया होगा ना, ठीक है। वो फॉर्मूला है, उठाई फिगर कहां से? बैंक स्टेटमेंट से, ऐड किया क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड को, लेस किया ओपनिंग। जिनको अभी भी खुदा ना खास्ता किसी को भी समझ नहीं आ रही तो वो रट्टा लगा लिया इस रूल को, ठीक है जी। खुदा ना खास्ता जी, क्या फिगर हो गई सही वाली? 30540, ठीक है जी। या अल्लाह माफी दे दे मैनू। अच्छा कितनी देर लगेगी इसको नोट करने में? टाइम नहीं है मेरे पास। 10 मिनट आप लगाएं, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। ये रूल 1 हो गया। इसी तरह का रूल इस जगह नीचे छोड़ दीजिएगा इतनी, किसी सवाल में आएगा ना भी आया तो इस रूल के नीचे वो रूल लिखवा दूंगा। वो डेटर के लिए होगा तो यहाँ रिसीट आ जाएगी, अनक्रेडिटेड और रिसीट टू बी शोन, बस ये फर्क पड़ेगा। जगह खाली रखें, खुद से नहीं लिखना, अभी सिर्फ यही लिखा रहे, ओके। अच्छा जी, नई बात तो बस इतनी सी ही थी सवाल के अंदर, बाकी सवाल करेंगे आप। अब मुझे जो है ना ये अगले 8 मिनट लीगल और 2-3 इलीगल मिनट मुझे देने हैं आपने, तवज्जो से, ध्यान से। 30 सेकंड्स हैं, जो नोट करना है तो कर लें। जो कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, उनको एक आध लफ्ज लिखना रह गया हो तो। पॉइंट नंबर 2 को टिक कर लें। पॉइंट 2 टिक हो गया है जी। ये पॉइंट 2 पे सारा लेक्चर लग गया। आज नई चीज थी ना असल में। अब आइंदा तो इतना टाइम नहीं लगा करेगा, अब तो हम सिर्फ क्लोजिंग। ये घर पे जाके 2-3-4 दफा सोचोगे, अच्छा है, जितना सोचोगे समझ आएगा, उलझोगे नहीं, समझ ही आएगा। एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिस्कस कर ली है। बस याद पर्चे के लिए क्या कर लोगे? अनप्रेजेंटेड है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है तो उसमें तो सिर्फ प्रेजेंटेड हो गए। क्लोजिंग को ऐड करोगे, ओपनिंग को लेस करोगे। पर्चे के लिए बस इतना याद रखना है, पर्चे में नहीं सोचने बैठ जाना। समझ आ गया तो पर्चे में बस काम चलाओ। अच्छा जी, है कोई मेवाती साथी को? मेव बैठा हुआ क्लास होता तो मजा आता। बैठा हुआ है? नहीं, अच्छा। अच्छा जी सुने, पॉइंट 2 टिक हो गया, बस दैट्स इट। बस नोट करना रोकें प्लीज। सवाल आपने घर पे जाके करना है सारा, इसलिए ये भी वहीं पे कीजिएगा। बस ये सिर्फ इतना सा पॉइंट आपको नोट करना चाहिए था, वो परली साइड नोट करने के लायक थी बस। बहरहाल पॉइंट नंबर 6 पे पहले आए। इसमें क्या गिवन है? ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग के लेजर्स ओपन करने हैं। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट पेड, रेंट, फिक्सचर्स, ट्रेड पेबल्स और लाइटिंग एंड हीटिंग पेबल। लाइटिंग एंड हीटिंग पेबल कैसे? ड्यू लिखा हुआ है ना, मैंने कहा था ड्यू, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ओड। ये अगर एक्सपेंस के साथ लगे हो तो पेबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे हो तो रिसीवेबल। तो यहाँ पे हीटिंग लाइटिंग क्या, वो गर्मी और रोशनी एक्सपेंस ही होता है, ठीक है। तो उसके साथ अगर ड्यू लगा है तो ये पेबल, ओके। अच्छा जी,
इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेटर्स के आगे ब्रैकेट में कुछ लिख डाला आज उसने, इंक्लूडिंग इन डेटर्स अ बैड डेट ऑफ 2 लाख टू बी एंट्री करेंगे। एंट्री तो नहीं करेंगे ना, एंट्री नहीं करेंगे, करेंगे ओके, सिर्फ एंट्री करेंगे क्योंकि एंट्री रिक्वायर्ड है तो हम एंट्री भी करेंगे, और क्लोजिंग इंक्लूडेड है तो इसको हाँ अपने रूल में इसको ऐड कर लेंगे घर जाके। क्वेश्चन बैंक 9 में जो एडजस्टमेंट नंबर 6 आई, आप अपने उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो रेफरेंसेस लिखे। अभी मत करें, घर पे जाके भी कुछ किया करो, ठीक है। ना भी करें तो काम चलेगा, पता तो लग गया, याद तो आ गया हमें। बहरहाल घर जाके उन रूल्स के अंदर रेफरेंसेस में ऐड कर लीजिएगा इनको, ओके ठीक है। क्लोजिंग को भी एडजस्ट करेंगे। कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं क्लास में जिन्होंने जुमे की क्लास नहीं पढ़ी थी, लास्ट जुमे की क्लास, हाथ खड़ा करें। ये वो बात हो रही है, ठीक है। लास्ट जुमे की क्लास कहीं से रिकॉर्डिंग लें, कॉपी करवाएं, जो भी कर लें। वो तुम जुमे को भी नहीं आए थे, तुम्हें घर बहुत अजीज नहीं है, खड़े हो जाओ, घर ही चले जाओ, घर खड़े हो जाओ। ये यूं का खड़ा होना, यूं होके खड़ा होना, चलो पता है कि बच्चे यूं हो जाओ। एक छुट्टी इधर से भी मिला ली तुमने, 2 उधर से मिला ली, 2 इधर से मिला ली। कल भी खड़ा रहेगा, ये याद कराना, ओके। नाम छोड़ो, तुम कहना ये पढ़ाने खड़ा होना है बस। अच्छा जी, पॉइंट 6 को भी टिक कर लें, पॉइंट 5 भी टिक कर लें। टिक कर लें, क्यों कह दिया, पढ़ते हैं, टिक ही है। सुने इधर, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। उसने आपको गोली कराने की कोशिश की थी, ऐसे नहीं, गोली सिर्फ मुझसे लेनी है, किसी और से गोली नहीं लेनी है। ध्यान से पढ़ो, डिस्काउंट अलाउड तो है, बाय सप्लायर है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसकी एंट्री होगी। अदर इनकम तो क्रेडिट एंट्री बोलो ना। डिस्काउंट रिसीव डेबिट बोला किसी ने, किसी जालिम ने ये एंट्री बोले। अच्छा जी, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, कुछ बच्चे कह रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, कैश डेबिट। क्यों नहीं, जरूरी तो नहीं है क्रेडिटर ही डिस्काउंट दें, वो किताबों में नहीं आता। चले ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती ही नहीं है, तो डिस्काउंट होता ही क्या है, कैश या सेटलमेंट के वक्त। तो जो कल वाले परसों वो अशफाक वाला सवाल किया था, वो मैंने कहा था वो अजीब सी ट्रांजैक्शन है, नॉर्म नहीं है। खड़े हो जाओ जी। तो एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये 30-500 वाले एडजस्टमेंट के नीचे लिखोगे ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, अदर इनकम में लिख दोगे, क्लियर। नेक्स्ट, एंड दोज अलाउड टू कस्टमर्स, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। एंट्री बोलो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट, क्लियर है। पॉइंट 5 भी टिक कर लें। पॉइंट 4, द लोन इंटरेस्ट was paid to bro। हाँ हे ब्रो, ये कुछ ऐसा ही मामला है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो हैं वो फॉरेन बुक्स से उठाए हुए हैं, तो ऊपर नाम तो उमर कर दिया, नीचे ब्रो ही रह गया। जैसे आपने असलम वाला सवाल देखा था, उसमें लोन फ्रॉम मदर, हालांकि आपको पता है कि अम्मा को कब पैसे वापस करते हैं हम, तो खैर उनके मुल्क में करते होंगे, तो ऐसे ही वो नीचे नाम रह गया, परेशान ना हो, आगे लिखा उसने लोन इंटरेस्ट वॉज पेड, ऊपर नजर आया था ना, लोन इंटरेस्ट वॉज पेड टू ब्रो हु हैड लेंट उमर 4 मिलियन सम इयर्स अगो। अरे ओपनिंग कैपिटल ऐसे ही नहीं निकलवाया था उसने, इधर देखो, जगह नहीं है, इधर देखो, यहां पे करके एक और लोन, दीवार पे लोन का अकाउंट देखें, ओपनिंग में 4000 का लोन पड़ा है, कैसे पता चला, देखो 4 मिलियन कह रहा है कि हु हैड लेंट उमर
सम ईयर्स अगो, तो कई साल पहले जो 4 मिलियन दिया, और आगे कोई रीपेमेंट की बात भी नहीं ना की हुई उसने, ना यहां पे रीपेमेंट नजर आ रही है ना पूरी एडजस्टमेंट में। तो ओपनिंग भी यही, क्लोजिंग भी यही। वो दिन है जिसके लिए तैयार किया था आपको कि सवाल की लिस्ट ना उठाना। ये भी हमें वर्किंग से मिल रहा है, ये भी नहीं लिखा हुआ था लिस्ट में, ध्यान रखना पड़ना था। ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग कैपिटल में ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज आते हैं ना। अब यही नहीं, आगे भी पढ़ो। मैं बोरिंग कॉस्ट पढ़ा चुका हूं। जब IAS 23 नहीं होता था FAR 1 में, तो बच्चों को ये एडजस्टमेंट मुश्किल लगती थी, पर बोरिंग कॉस्ट करके आ रहे हैं तो ये एडजस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक। पढ़ते हैं। द लोन इंटरेस्ट was paid to bro who had lent Umar 4 million some saals ago at a rate of 3% per saal. The interest was duly paid half yearly on 31 March and 30 September and loan was still outstanding at the year. तो इंटरेस्ट 6-6 महीने बाद पे होता है, पर मजे की बात हमारे 6 महीने खत्म होते हैं 31 दिसंबर को, और वो वाले 6 महीने एक बार 31 मार्च को, फिर 30 सितंबर को। तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों का पेबल होगा, वो तो क्लोजिंग में होगा। पिछले साल का भी क्लोजिंग पेबल इस साल में ओपनिंग पेबल होगा। कर लेंगे आप ये एडजस्टमेंट, मुश्किल नहीं है अब आपके लिए, अब मुश्किल नहीं है। पर मसला क्या है, ओपनिंग कैपिटल में ये भी नहीं मिलता आपको अगर आप लिस्ट से चलते तो ओपनिंग कैपिटल ऐसे ही नहीं निकलवाया था उसने, क्या कुछ निकल रहा है वर्किंग से। ये भी एडजस्टमेंट में पड़ा था छुपा हुआ, ये भी एडजस्टमेंट में छुपा हुआ था, और तो और ये भी अभी एडजस्टमेंट में ही छुपा हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग कैश का मिला नहीं है हमें, पर कैश की एडजस्टमेंट है सही। ठीक है, तो 0.4 कर लेंगे आप इंशाल्लाह, टिक कर लें, टिक कर लें, मैंने डिस्कस तो कर ही दिया। 0.3 को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है आप कल बताऊंगा, क्लास का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, 0.3 को और ऊपर जाकर कस्टमर्स चेक्स डिसऑनर्ड 180 लिखा हुआ है, इन दोनों को इग्नोर करना है सवाल में। यानी 180 को कुछ नहीं कहना, वो लिखा हुआ लिखा रहे। ठीक है, और इस 0.3 को पढ़ना ही नहीं है आपने। क्लियर? क्या वजह है बता दूंगा, सवाल आपको करवा दिया तो बताए बगैर जान छूटेगी भला मेरी, बता दूंगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 2, हो 0.2 तो पहले से ही टिक है, टिक करो करो करो, टिक करो ये चीज। पॉइंट 1 रह गया बस। ड्यूरिंग द ईयर उमर हैड पेड आउट ऑफ हिज कैश टेकिंग्स वेजेस 2950, सैलरी एक्सपेंस 140, फुल स्टाफ। आगे ना जाएं, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कोई मसला नहीं। अगला जुमला इंपॉर्टेंट है, ही रिटेन्ड 3000 आ वीक। अच्छा रुक जाओ, आगे ना पढ़ो। 3000 आ वीक, रिटेन्ड क्या मतलब, ड्राइंग्स कह लें या बिजनेस यूज के लिए कह लें, शक है अभी। कुछ को लग रहा है बिजनेस यूज के लिए रिटेन करता है, हाथ खड़ा करें। बिजनेस यूज, हाथ खड़ा करें। मुझे भी लग रहा है अभी तक दोनों तरफ जा सकता है, वो अलग बात है, मैंने सवाल पहले किया हुआ पिछली क्लास में जी। बिजनेस यूज के लिए रिटेन किया, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे कर लें। जितनों को लग रहा है ये ड्राइंग्स की हैं वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़े किए वो जरा हाथ खड़ा करें। क्यों भाई, क्यों हैं? मैंने पूरी बात समझानी है, तुमने हाथ खड़ा करना है, मैंने सवाल किया है। मेरा सवाल क्या है, वो लिखता है ही रिटेन्ड 3000 अ वीक। नहीं, क्यों नहीं बता सकते, शक तो पड़ गया ना। दोनों तरफ में से कोई एक फैसला करो, सवाल आगे नहीं है, कोई फैसला करो। ये 3000 बिजनेस यूज के लिए, हाथ खड़ा करें, आगे सवाल नहीं है, सवाल खत्म। अच्छा, और जो कहते हैं ड्राइंग्स, चले अभी तक तो यही लग रहा था कि शायद बिजनेस यूज के लिए, ज्यादा बच्चों ने जो कहा वही बात मुझे भी लग रही है, लेकिन जुमला आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं ही रिटेन्ड 3000 अ वीक एंड maintained a balance of 20,000 in the दराज फॉर द चेंज। ये चेंज क्या, लोगों को कहते लिखा हुआ है चेंज लेने के लिए तशरीफ लाएं, और हर आने वाले को चेंज देता रहता है। भाई चेंज का मतलब होता है बिजनेस यूज के लिए टिल में दराज में पैसे रखें। तो अगर हाँ ठीक है, मेंटेन्ड नहीं, मेंटेन्ड का मतलब क्या है, मेंटेन्ड
हर वक्त रखता है 20,000, तो अगर हर वक्त दराज में 20,000 रखता है तो फिर 3,000 किस लिए रख रहा है? आप समझो, अगर उसने सारा ही बिजनेस यूज के लिए कहता 3,000 भी, तो कहता 23,000 बिजनेस में रखता है। जब हर वक्त 20 रख रहा है दराज में, तो ये 3,000 भी फिर क्या रख रहा है? ये दराज में यूज के लिए नहीं है। तो पहली बात तो ये 3,000 ड्राइंग्स थी। ये 3,000 क्या है? बात समझो, 3,000 जब तक लिखा था मुझे भी यही लग रहा था क्या कि ये तो बिजनेस यूज के लिए रिटेन किया होगा उसने, लेकिन ये लिखने के बाद कहता है एंड मेंटेन्ड, हर वक्त दराज में रखे 20,000 फॉर चेंज। चेंज क्या मतलब? चेंज देता रहता है? और भाई नहीं, बिजनेस के यूज के लिए। तो जब यूज के लिए उसने अलग बता दिया 20 रखे हैं, तो फिर ये 3 किस लिए रखता है? ड्राइंग। लिखें इसको अंडरलाइन करके, ड्राइंग्स। 3,000 ड्राइंग्स हैं। और अगली बात मेंटेन्ड, मतलब ओपनिंग भी 20 हर वक्त मेंटेन्ड। और उसके बाद 3 खर्चे आ जाएंगे जो लिखे थे, ड्राइंग्स, सन्ड्री एक्सपेंस, वेजेस, पता नहीं क्या था। ठीक है, क्या ये बैंक है? सवाल बताएगा। द बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग्स, आगे टुगेदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट डालो इसको, कल समझाऊंगा, दिल किया तो। टुगेदर से ब्रैकेट शुरू करें, सर्टेन फ्रेंड्स पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। टुगेदर से ब्रैकेट शुरू करें और सर्टेन फ्रेंड्स पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। जुमला कितना सा रह गया, बस यही पढ़ना है, क्योंकि उस जुमले को इग्नोर करना है ना, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सवाल पे। समझा दूंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है, सवाल पूरा करना है ना आपने घर जाके, डिस्कशन जरूरी है जी। द बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग्स, बकाया टेकिंग्स यानी कैश रिसीट्स। द बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग्स टुगेदर, नहीं पढ़ रहे, सॉरी। द बैलेंस ऑफ हिज टेकिंग्स वॉज पेड इनटू द बैंक, यानी कि बैंक डेबिट कैश, यानी वो जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? बैंक से, ये कैश की दराज से आ रहे हैं 35,170। तो फिर डेटर किसमें पैसे दे रहे होंगे? कैश में दे रहे होंगे, बोलो। और बाकी सवाल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले आपने कौन सा सवाल करना है? क्वेश्चन बैंक नंबर 9। पहले क्वेश्चन बैंक 9, फिर क्वेश्चन बैंक 6, और साथ साथ होमवर्क को पूरा करते रहो। अगर ना किया तो मारे जाओगे, जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी।